हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज लामिया नसीम। यू आर वाचिंग वेल एकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की सीटीक्यू सीरीज का डे 2 है। आज हम लोग फिर से 2 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके साथ ही साथ मैं उसके कॉन्सेप्ट भी आपको समझाऊंगी। बट उससे पहले अगर आपको मेरे सारे ही सब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट मॉड्यूल चाहिए, पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स चाहिए, थर्मोडायनेमिक्स चाहिए, तो यहाँ साइड में आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा थ्योरेटिकल रखा है, उसे देखिएगा। अ यूनिफॉर्म बार fixed at one end and is free to move at the other end. The rod temperature increased by T. If the gravity effect are neglected, the rod has now tensile stresses rod feel करेगी, compressive stresses rod feel करेगी, shear stresses feel करेगी या none। ओके, देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। कभी भी आपसे इस तरह की बात करता है कि रॉड एक साइड से फिक्स है और दूसरे साइड से फ्री है। ओके, कुछ सपोज कर लीजिए इस तरह की कोई रॉड होगी और उसमें जो टेम्परेचर इंक्रीज करा रहे हैं वो करा रहे हैं टी। अगर इस रॉड पर रेस्ट्रिक्शन होता, ओके हम लोग शुरू से चलते हैं और आपको पहले मैं कॉन्सेप्ट बताती हूँ थर्मल स्ट्रेसेस का। अगर ये रॉड पर पूरा कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन होता और हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा रहे होते तो क्या होता, इस पूरे बार की, इस पूरे रॉड की जो टेंडेंसी होती वो एक्सपेंशन की टेंडेंसी होती। जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाने लगते। जब वो दूर दूर जाते तो यहाँ पर एक्सपेंशन की टेंडेंसी प्रोड्यूस हो जाती। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने बोथ साइड रेस्ट्रिक्शन दे रखा है, तो एक्सपेंशन की टेंडेंसी तो प्रोड्यूस हुई बट रेस्ट्रिक्शन की वजह से जो रॉड है वो एक्सपेंड हो नहीं पा रही है। तो अगर मैं कुछ मॉलिक्यूल्स को आपको दिखाऊं, ओके, कि इंटरनली क्या चल रहा होगा। सपोज कर लीजिए यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल हैं। अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो रॉड में आई है एक्सपेंशन की टेंडेंसी। तो ये मॉलिक्यूल्स किधर जाना चाहेंगे? ये मॉलिक्यूल्स जाना चाहेंगे इधर। ओके, ये मॉलिक्यूल्स किधर जाना चाहेंगे? इधर जाना चाहेंगे, बट रेस्ट्रिक्शन की वजह से ये जा नहीं पा रहे हैं। जब ये मॉलिक्यूल इधर जाना चाहेंगे तो कुछ इनकी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेज होती हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो सेट होती है। अब होता क्या है, जब भी मॉलिक्यूल अपनी जगह से डिस्प्लेस होते हैं तो जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है वो क्या करता है, जो अदर, जैसे कि जस्ट इसके एडजेसेंट जो मॉलिक्यूल्स होंगे, इन दोनों के बीच में इनकी जो डिस्टेंसेज है वो फिक्स होंगी ना। मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक सेट गैप मेंटेन करके चलते हैं। तो जब आप इनको इनकी इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेस करोगे तो ये उस डिस्प्लेसमेंट को रेजिस्ट करने लगते हैं। उस डिस्प्लेसमेंट को ये रेजिस्ट करेंगे तो ये क्या करेंगे, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्सेस डेवलप करने लगेंगे। ओके, यही तो पढ़ते हैं ना। अगर मैं आपसे स्ट्रेस की बात करूं तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस ये होता है, आपने एक्सियल स्ट्रेसेस पढ़ रखी है। इस तरह से हमारा एक बार ले लो कोई सी, और यहाँ पर सपोज कर लीजिए पी लोड लग रहा है, तो हम लोग लिख देते हैं स्ट्रेस हमारा हो जाएगा लोड अपॉन एरिया। यहाँ पर ये जो लोड है क्या ये पी है? नो, इट्स नॉट पी, इट्स द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। इनडायरेक्टली वो इसके इक्वली हो जाता है। कैसे इक्वल हो जाता है? अब देखिए यहाँ पर आपने क्या करा, इस बार पे टेंसाइल लोडिंग करी। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, इस बार को कट करके आपको दिखाती हूँ। सपोज कर लिए यहाँ पर मैंने 2 मॉलिक्यूल्स को कंसिडर कर लिया, दिस इज अल्फा एंड दिस मॉलिक्यूल इज बीटा। इनके बीच का जो गैप है वो फिक्स रहेगा। ओके, एक ये बिल्कुल मेंटेन करके चलते हैं, एक सेट डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं। तो अभी मेंटेन है। अब आपने पी लोडिंग करी तो आपने क्या करा, मॉलिक्यूल्स को उसकी इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेस करना स्टार्ट करा। अब आपको अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे चीजें देखनी है तो आपको इसको कट करना पड़ेगा। जब आप इसे कट करोगे और एक साइड अगर मैं देखूं, यहाँ पर आपका क्या बैठा हुआ है, अल्फा मॉलिक्यूल बैठा हुआ है, और यहाँ पर आपने पी लोडिंग करी है, तो होगा क्या, ये जो अल्फा मॉलिक्यूल है ये इसको रेजिस्ट करेगा। जब ये इसको रेजिस्ट करेगा तो ये क्या करेगा, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन लोडिंग करेगा, जो कि मैग्नीट्यूड में हो जाएगी सेम। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रेस में ये जो पी की वैल्यू रखते हैं, ये डायरेक्ट जो हम लोग लोडिंग कर रहे हैं वो नहीं होती है, ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होता है। अब जितनी आप लोडिंग करोगे उतना वो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। तो इनडायरेक्टली ये जो P है ना, ये जो सपोज कर लीजिए जो F है, जो इसने रेजिस्टिंग फोर्स लगाई, ये इनडायरेक्टली P के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए लिखेंगे और एफ की वैल्यू इनडायरेक्टली जो हमने लोड अप्लाई किया था उसके इक्वल हो जाती है। ओके, तो सिमिलर कंडीशन में जब आप यहाँ पर देखोगे तो मैं अभी थर्मल स्ट्रेसेस के आपको डायरेक्शन क्लियर कराती हूँ। यहाँ पर कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन है। ओके, दोनों तरफ से रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो इस रॉड के अंदर एक्सपेंशन की टेंडेंसी क्रिएट हो जाएगी। जब ये एक्सपेंशन की टेंडेंसी क्रिएट हो जाएगी तो ये मॉलिक्यूल इधर जाना चाहेंगे, बट
क्या होगा, ये इधर जाएंगे तो मॉलिक्यूल जो रेजिस्टिंग फोर्स जो डेवलप करेंगे वो इस डायरेक्शन में करेंगे, ये ब्लू कलर से मैंने इसे रिप्रेजेंट करा है, तो इस पे कौन सी स्ट्रेसेस आ जाएंगी, कंप्रेसिव। ओके, इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप होंगी। आप ब्लू कलर का साइन देखो, ये क्या कर रहा है, ये टेंसाइल स्ट्रेसेस का साइन है, इससे टेंशन आता है, और जब इस तरीके से लोडिंग हम लोग करते हैं तो ये कंप्रेसिव लोडिंग हो जाती है, इसे हम लोग नेगेटिव लोडिंग भी बोलते हैं। ओके, नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके के बार में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप होंगी। आप सेम कंडीशन में अगर टेम्परेचर को घटाएं, ओके, यहाँ पर आप कंडीशन में चेंज करने जा रहे हो, अब फिर से देखिएगा, आप टेम्परेचर को बढ़ा नहीं रहे हैं, आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं। अब जब भी आप किसी भी रॉड के टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो क्या होगा, श्रिंकिंग होगी, कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होने लगेगा, कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, आप सपोज कर लीजिए मॉलिक्यूल्स ब्लू कलर के हैं, तो टेम्परेचर घटने की वजह से ये क्या आएंगे, और क्लोज आएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो मॉलिक्यूल की जो टेंडेंसी होगी वो इस डायरेक्शन में मूव करने की हो जाएगी, तो इसको रेजिस्ट करने के लिए जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्सेस डेवलप होंगी। तो जब आप उसको देखोगे तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया आपको क्या दे देगा, फिर आपको मिल जाएंगी टेंसाइल स्ट्रेस। ओके, अब जो होगा टेम्परेचर घटाने पर जो यहाँ पर स्ट्रेस का नेचर होगा वो टेंसाइल हो जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाने पर जो स्ट्रेस का नेचर था वो क्या था, कॉम्प्रेसिव था। ओके, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन रेस्ट्रिक्शन पे बेस्ड नहीं है। उसने बोला कि एक साइड फिक्स है और एक साइड फ्री है। ओके, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक साइड हमारा फिक्स है और एक साइड हमारा फ्री है, और हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो एक साइड फिक्स है, या कभी भी ऐसे बोल रहा है अ फ्री बार। ओके, जहाँ कहीं पर भी अगर क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है उसमें कहीं पर भी इस तरीके से मेंशन है कि बार हमारी फ्री ऑफ रेस्ट्रिक्शन है, या एक साइड से फिक्स है दूसरी साइड से फ्री कर दी है, आसानी से वो एक्सपेंड कर सकती है या कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है टेम्परेचर बढ़ाने पे, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में कोई भी स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होंगी, क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है स्ट्रेसेस को डेवलप करने के लिए, तो यहाँ पर कोई भी स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होंगी। इसका मतलब यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें बोल रहा है यूनिफॉर्म बार फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री टू मूव एट द अदर एंड। अब वो फ्री है मूव करने के लिए, तो वहां पर कोई भी स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होंगी। इसका मतलब टेंसाइल स्ट्रेस ऑप्शन ए गलत है, कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑप्शन बी भी गलत है, शेयर स्ट्रेसेस ऑप्शन सी भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट वाला क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और कराती हूँ, आप उसे देखिएगा। बोल रहा है अ टेपर्ड रॉड शोन इन फिगर इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल, द रेशियो ऑफ इट्स एक्सटेंशन बेस्ड ऑन एक्चुअल कैलकुलेशन टू द बेस्ड ऑन एवरेज डायामीटर इज। ओके, आपको बार दिख रही है, ये क्या है, ये टेपर्ड बार है। इनिशियल जो आप अगर लेफ्ट साइड का डायामीटर देखोगे तो 0.05 है, और राइट साइड का डायामीटर देखोगे तो 0.15 है। आपसे क्या पूछा है, आपसे रेशियो पूछ रहा है कि इसका एक्चुअल एक्सटेंशन निकाल लीजिए। ओके, फिर इसके डायामीटर का एवरेज लेके एक्सटेंशन निकाल लीजिए, और आप फाइनली बताइए कि रेशियो क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। दिया क्या है, इस तरीके से एक टेपर्ड बार दी हुई है, ऐसा ही है ना टेपर्ड बार, डायमीटर चेंज है तो मैंने भी डायमीटर को चेंज कर दिया। इधर अगर आप देखोगे तो इधर आपको डायमीटर गिवन है 0.05, सपोज कर लिए दिस डायमीटर इज D1। ओके, हमने नोटेशन ले लिया। अब यहाँ पर कितना डायमीटर दे रहा है, यहाँ पर डायमीटर आपको दे रहा है 0.15 मीटर, और यहाँ पर P लोडिंग हो रही है। तो चलिए यहाँ पर टेंसाइल लोडिंग मेंशन है जिसकी वैल्यू है P। तो आपसे बोल रहा है इस टेपर्ड बार का पहले आप एक्सटेंशन निकालो, फिर इस डायमीटर का एवरेज ले लेना। अब इसका हम लोग एवरेज लेंगे तो कुछ डायमीटर डी मिलेगा, दोनों को सॉल्व करके हमें बताना है कि रेशियो क्या आएगा। अब बात करते हैं, अगर इस तरह की हमारे पास यूनिफॉर्म बार होती है तो हमें पता है, यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं हुक्स लॉ, E इज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, लोड अपॉन एरिया। इसको लिख सकते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और इसको लिख सकते हैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, अब यहाँ पर अगर आप ये देखोगे तो यही तो आपका एक्सटेंशन है ना, एक्सटेंशन बोल दीजिए, या प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक शब्द बताया था अल्ट्रेशन। तो ये सारी चीजें क्या है, ये डेल्टा एल के ही डिफरेंट नेम है। तो यहाँ पर अगर आप एक्सटेंशन निकालोगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा PL अपॉन AE। तो यूनिफॉर्म अगर बार है हमारे पास, यूनिफॉर्म डायमीटर की बार है, तो वहां पर तो आसान है ये एक्सटेंशन निकालना।
बट अगर टेपर्ड बार है तो उसके लिए हमें करनी पड़ती है कैलकुलेशन। कैसे करेंगे कैलकुलेशन, जरा देखिएगा। मैंने क्या करा, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम लेफ्ट साइड, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम लेफ्ट साइड मैंने एक सेक्शन कंसिडर कर लिया xx, ओके और सपोज कर लिया, अब देखिए कंटिन्यूसली लेंथ के अलोंग जो है वो डायामीटर चेंज हो रहा है, तो मैंने लेट कर लिया यहां पर कोई एक डायामीटर d होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। एट अ सेक्शन x पर मैंने मान लिया कि यहां से यहां तक का डायामीटर कुछ d है, ओके बाद में फाइंड कर लेंगे d की वैल्यू कितनी है। तो यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर x 0 है और y कितना है, d1 है। यहां पर अगर आप देखोगे तो x आपका सपोज कर लिए इस बार की जो लेंथ है वो l है, ओके सपोज कर लिया हमने इस बार की लेंथ l है, तो यहां पर जो x की वैल्यू है वो l है और y की वैल्यू कितनी है, d2। बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो x की वैल्यू x है और y की वैल्यू आपकी d है। तो यहां पर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, हम इससे एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बना सकते हैं, क्या, y माइनस y1 d माइनस d1, उसके बाद y2 माइनस y1 d2 माइनस d1, उसके बाद x2 माइनस x1, x1 0 है, x माइनस x1 वो भी 0 है। तो यहां से अगर आप d की वैल्यू निकालोगे तो सपोज कर लिए ये पूरा जो वैल्यू है इसको आप अल्फा लेट कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगा अल्फा x प्लस d1। अब मैंने आपको अभी नहीं बताया है, बट जब आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पूरा कंप्लीट मॉड्यूल पढ़ोगे वहां पर क्या होता है, अगर सारी चीजें कांस्टेंट है लेंथ के अलोंग, जैसे कि यहाँ पर मटेरियल भी सेम ही रहने वाला है, मटेरियल भी चेंज नहीं होगा, तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी सेम है, पी भी हमारी एक कांस्टेंट लोडिंग उसने कर दी है, ओके तो वो भी सेम है। अब एरिया भी सेम है क्योंकि थ्रू आउट डायमीटर सेम है। तो जब कोई भी चीज वेरी नहीं कर रही होती है तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं। बट अगर लेंथ के अलोंग कोई एक भी चीज वेरी कर गई, लाइक लोड वेरी कर गया, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वेरी कर गई, या आपका एरिया ही वेरी कर गया, जैसे कि इस केस में एरिया वेरी कर रहा है, वहां पर जो एक्सटेंशन का फॉर्मूला है वो हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, 0 to L स्मॉल स्ट्रिप के लिए लिखेंगे, ओके सपोज कर लीजिए इस तरीके से आपका एरिया वेरी कर रहा है, तो फॉर अ स्मॉल स्ट्रिप के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे और उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे पूरी लेंथ के अलोंग, तो ये हो जाएगा P dx अपॉन A इंटू ई, ओके अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, यहां पर आप एक्सटेंशन आप आसानी से निकाल सकते हो, इंटीग्रेशन 0 to L P, तो आपकी P लोडिंग हो रही है, dx आप ऐसे ही रखिए। अब आप एरिया क्या रख सकते हो, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, डी की वैल्यू आपने क्या निकाल ली, अल्फा x प्लस d1 होल स्क्वायर, ओके उसके बाद e की वैल्यू है e, आप ऐसे ही रख दीजिए। अब आप यहां पर क्या कर सकते हो, यहां पर आप इसे आप इंटीग्रेट करो, अपर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट पुट करो, जैसे ही आप सारी कैलकुलेशन कर लोगे आपको यहां पर एक्सटेंशन का फॉर्मूला मिल जाएगा 4pl अपॉन पाई ई d1 d2, ओके आपको क्या करना है, सिंपल इसे इंटीग्रेट कर देना है, उसके बाद अपर लिमिट पुट करना, लोअर लिमिट पुट करना। अब यहाँ पर जो अल्फा है ना, तो अल्फा आपने क्या माना है, अल्फा आपने माना है d2 माइनस d1 अपॉन l, उठा के ये वैल्यू वापस से पुट कर दीजिएगा, तो यहाँ पर आप x रिप्लेस हो जाएगा अपर लिमिट लोअर लिमिट से, अल्फा रिप्लेस हो जाएगा ये इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू थी उससे। तो आप जब पूरा कैलकुलेशन कर लोगे तो आपको ये मिलने वाला है एक्सटेंशन का फॉर्मूला फॉर टेपर्ड बार, ओके तो आपको मिल गया। अगर यूनिफॉर्म बार है तो एक्सटेंशन का फॉर्मूला हमारा ये होगा, अगर टेपर्ड बार है तो एक्सटेंशन का फॉर्मूला हमारा ये होगा। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है हमें रेशियो चाहिए टेपर्ड का, ओके एक्चुअल में क्या ये टेपर्ड है तो रेशियो चाहिए एक्चुअल का अपॉन एवरेज का। तो यहां पर अगर आप रेशियो निकालो एक्चुअल अपॉन एवरेज तो क्या हो जाएगा, 4pl अपॉन पाई ई d1 d2 अपॉन, अब इसमें अगर आप a की वैल्यू रखोगे तो यहां पर मिल जाएगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर ई, क्योंकि एवरेज लेंगे ना तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म करना पड़ेगा और एक डी एवरेज डायमीटर की जरूरत पड़ेगी, जो कि अभी हम निकाल लेंगे, हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एवरेज डायमीटर होगा क्या, ये हो जाएगा d1 प्लस d2 बाई 2। अब d2 भी पता है और d1 भी पता है, तो यहां पर रख दीजिए 4pl अपॉन पाई ई डी स्क्वायर। अब जरा आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, ऊपर नीचे दो कुछ वैल्यूज आपकी कैंसिल हो रही हैं, जब हम उसे कैंसिल करेंगे तो देखिएगा हमें क्या मिलेगा, एक्सटेंशन एक्चुअल वाला, एक्सटेंशन एवरेज वाला, यहाँ पर 4pl से 4pl पाई ई से पाई ई कैंसिल होगा तो मिल जाएगा आपको डी स्क्वायर अपॉन d1 d2। अब आप क्वेश्चन में देखो d1 गिवन है कितना है 0.05, d2 कितना है
0.15, डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसी का एवरेज ले लीजिए 0.05 प्लस 0.15 अपॉन 2। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो मैं आपको कैलकुलेट करके इसका फाइनल आंसर बता देती हूँ। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये स्क्वायर है क्योंकि डी का स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा आंसर 1.33 इज योर फाइनल आंसर। अब जरा आप ऑप्शन चेक कर लो, आपको ऑप्शन में दिख जाएगा, ऑप्शन ए में 1 दे रहा है, रॉन्ग 0.75, रॉन्ग 0.5, रॉन्ग 1.33 इज द करेक्ट आंसर। तो आपने आज क्या क्या चीजें सीखी, आपने थर्मल स्ट्रेसेस में स्ट्रेस का नेचर सीखा कि कब स्ट्रेसेस टेंसाइल डेवलप होती हैं, कब स्ट्रेसेस कंप्रेसिव स्ट्रेस होती हैं। उसके बाद आपने सीखा कि फ्री बार के लिए स्ट्रेसेस क्या होंगी, तो आपको पता चल गया अगर बार हमारी फ्री टू एक्सपेंड है या फ्री टू कॉन्ट्रैक्ट है तो देयर इज नो थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन दी बॉडी। ओके, तो ये आपने सीखा। उसके बाद आपने सीखा कि यूनिफॉर्म बार के लिए डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला या एक्सटेंशन का फॉर्मूला क्या होता है और टेपर्ड बार के लिए हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों ही कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फिर से 2 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।